हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण थिंकर जो भारतीय समाजशास्त्र के पिता भी कहे जा सकते हैं, उनके बारे में मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ, जिनका नाम है राधा कमल मुखर्जी, जिनको आप जानते होंगे, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यापक थे। उन्होंने भारत विद्याशास्त्र की परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। उन्हीं के आधार पर जी.एस. घुरिये ने, ल्यूइस ड्यूमांट और इरावती कर्वे भी भारत विद्याशास्त्र को अपनाया है। इनका जन्म जो था दिसंबर 1889 में हुआ था और मृत्यु 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी, राधा कमल मुखर्जी की। राधा कमल मुखर्जी जी कौन है, कब जन्म हुआ, देखते हैं। राधा कमल मुखर्जी का जन्म 1889 में, मृत्यु 1968 में लखनऊ विश्वविद्यालय में उनके सहयोगी डी.पी. मुखर्जी, मुंबई विश्वविद्यालय में जी.एस. घुरिये अपने समय के प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों में गिने जाते हैं। उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय समाजशास्त्र मानवशास्त्र अध्ययन का मुख्य केंद्र था। राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार के रहने से के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय समाज विज्ञानों के अध्ययन का बड़ा केंद्र बन गया था। 1960 तक इस केंद्र को बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। यह अध्याय मूलतः राधा कमल मुखर्जी का पर केंद्रित है। इनका जीवन चरित्र क्या है? राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर में बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बरहामपुर पश्चिम बंगाल में ग्रामीण परिवेश का एक कस्बा था। उनके पिता नामी वकील थे, साथ ही वे बड़े विद्वान भी थे, जिनकी रुचि इतिहास में थी। उनकी जो कृति थी द वे ऑफ द ट्रांसेंडलिट्स रिलीजन एज ए सोशल आगे कट गया है, देखिए इसमें कुछ है लिखा हुआ है 1928 में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए नीचे देखते हैं। सोशलॉजी एंड मिस्टिसिज्म 1931 में, द थ्योरी एंड आर्ट ऑफ मिस्टिसिज्म 1937 में। फिर इनकी अन्य कृतियां हैं, महत्वपूर्ण कृतियां अब ये हैं: द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, द रूरल इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, रीजनल सोशियोलॉजी, लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, फील्ड फार्म्स ऑफ ओथा, रिलीजन बैलेंस ऑफ मैन एंड हिज हैबिटेशन, द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन वर्किंग क्लास, सोशल स्ट्रक्चर वैल्यूज, डायमेंशन ऑफ मोरल्स इन सोशल साइकोलॉजी और इंटरकास्टेशन, रेस, लैंड एंड फूड, the social function of art, the social structure of values, general theory of society, philosophy of social science. Next book है social profile of a metropolis, the dimension of human values, the destiny of civilization, flower and Indian art, district town in the transition, social and economic survey of Gorakhpur, the oneness of mankind, the way of humanism, east and west, social science and planning in India. मुखर्जी की रचनाओं में उपयोगी मुद्दों को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं: भारतीय संस्कृति, समाज का सिद्धांत, सार्वभौमिक सभ्यता का सिद्धांत, आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक व्यवहार, व्यक्तित्व, समाज और मूल्य, समुदायों का समुदाय, नगरीय सामाजिक समस्या, सामाजिक परिस्थितिकी, मिथकवाद। भारतीय संस्कृति और सभ्यता। मुखर्जी ने 1964 में भारतीय कला, वास्तुकला, इतिहास, संस्कृति पर काफ़ी विस्तार से लिखा है और उन्होंने एशिया में कला सामूहिक विकास के रूप में भी देखा है। उनके अनुसार एकता और सामंजस्य जीवन के प्रमुख मूल्य हैं। पुराने युग के दौरान भारतीय सामाजिक जीवन के निर्धारित स्वरूप उनके उदाहरण हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति समुदाय का उत्तरदायित्वपूर्ण सदस्य है। इस आधार पर व्यक्ति कोई एकाकी जीवन नहीं है। मुखर्जी लिखते हैं कि एशिया में कला सामाजिक आध्यात्मिक कारण का प्रतीक रही है। उन्होंने कहा है कि एशिया में जो कला है वो सामाजिक आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक रही है।
लाखों लोग इससे प्रभावित भी रहे हैं। प्राच्य कला का संबंध सामुदायिक भावनाओं से रहा है। कला के माध्यम से ही समाज प्राच्य संस्कृति के साथ निरंतरता से जुड़ा रहता है। इसके विपरीत पश्चिम में कला के संबंध में अपने आप में एक अंत माना जाता है। सामाजिक सावयव तथा आध्यात्मिक विकास के साथ इसका कोई संबंध नहीं था। भारतीय कला सामाजिक तथा नैतिक परिवेश के साथ जुड़ी हुई है। भव्य मंदिर, स्तूप और विहार सभी इसके उदाहरण हैं। कला और नैतिक धर्म सामाजिक मूल्य समाज के पारंपरिक संबंधों से जुड़े हुए थे। भारत में कला अंतःक्रियाओं, जन आकांक्षाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों के साथ जुड़ी हुई हैं। भारतीय कला का संबंध हमेशा से धर्म के साथ रहा है। मुखर्जी ने भी भारतीय धर्मों के गैर आक्रामक चरित्र से प्रभावित थे। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म सभी हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म सभी इसी प्रवृत्ति के थे। एक दूसरे के प्रति सहनशीलता धर्मशास्त्रों के उपदेश भी थे। समाज के विभिन्न जातीय समूहों को संयोजित करने का पर्याप्त लचीलापन मौजूद था। भारतीय धर्मों की यह विशेषता रही है कि उनका अंतिम लक्ष्य सत्य के साथ जुड़ा है। किसी विशिष्ट विश्वास या सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ इसका संबंध नहीं रहा है। धर्म के शांतिपूर्ण व्यवहार और विचार से धर्म को विशिष्ट बनाया तथा भारतीय संस्कृति को देश की भौगोलिक सीमा से परे तक पहुंचा दिया। इस तरह से उन्होंने बताया है कि दक्षिणी पूर्वी देशों में, श्रीलंका आदि में इसके अनेक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलते हैं। उनका समाज का सिद्धांत है। भारतीय जीवन को समझने के लिए राधा मुखर्जी ने अंतर्वैषयिक और बहुवैषयिक अध्ययनों का सहारा लिया है। समाज के एक सामान्य सिद्धांत को विकसित करने का उन्होंने प्रयास किया। इनका पहला कथन है, हमें भौतिकता और प्राकृतिक विज्ञानों तथा विज्ञानों के बीच जो मानवीय आधारों का अध्ययन करते हैं के बीच के अंतर समाप्त कर देने चाहिए। दूसरे, स्वयं सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच अंतर समाप्त कर देना चाहिए। मानवीय व्यक्तित्व और उसकी अंतःक्रिया समझने और उसके विभिन्न पक्षों को समझने के लिए दोनों प्रकार के विज्ञानों, व्यापार आदि के बीच समन्वय आवश्यक है। भौतिक तथा सामाजिक वातावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा। मुखर्जी का समाज का सामान्य सिद्धांत यह भी समझाने का प्रयास करता है कि सार्वभौमिक सभ्यता का भी अपना एक सिद्धांत है। सभ्यता शब्द का यह उपयोग उन्होंने समन्वयात्मक आधार पर किया था। उन्होंने सभ्यता को संस्कृति का ही एक हिस्सा माना है। प्रस्ताव किया है कि मानवीय सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंध स्तरों पर किया जाना चाहिए: जैविक उद्विकास, सार्वभौमिकीकरण और आध्यात्मिक पक्ष। जैविक उद्विकास क्या है? सभ्यता के विकास में उद्विकास के आधारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक सक्रिय वाहक के रूप में उन्होंने पर्यावरण परिवर्तन की सभ्यताओं को विकसित किया है। पशु किसी विशिष्ट पर्यावरण में ही रह सकते हैं। मनुष्य विविध रूप में पर्यावरण के साथ सामंजस्य कर सकता है। उन्होंने कहा कि पशु जो है वो विशिष्ट पर्यावरण में ही रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य कहीं भी सामंजस्य कर सकता है। मानव प्रतियोगिता, संघर्ष, सहयोग तीनों ही संदर्भों को आत्मसात करता है। सार्वभौमिकीकरण सामाजिक मनोविज्ञान में प्रायः व्यक्ति को प्रजातीय, निर्जातीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्तियों को प्रायः अपना स्वयं का दास या अपने अहम में सिमटा हुआ, जिनकी मनोवृत्तियां या तो संकुचित हैं या निर्जाति केंद्रित होती हैं। इसके विपरीत मानव अपनी संकुचित भावनाओं को छोड़कर अपने आप को विस्तृत परिवेश के साथ जोड़ना चाहता है और अपने आप को सार्वभौमिकीकरण के साथ जोड़ना अधिक श्रेष्ठ समझता है। उनके अनुसार सार्वभौमिकी मूल्यों के साथ जुड़ना ज़्यादा अच्छा समझता है। मुखर्जी के अनुसार आचरणीय तुलनात्मक यहाँ ठीक तरह से प्रभावी नहीं होती है, जिसका अर्थ है मूल्य और अलग अलग समाजों में भिन्न भिन्न होते हैं। मानवता को जोड़ने के लिए सार्वभौमिक आचरणों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष नैतिकता के वाहक हैं। मानवता को बांधने वाले आधारों को पहचानते हैं और वे विभाजक तथ्यों और तुलनात्मक तथ्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। उन्होंने जैविक तथ्य बताए, आध्यात्मिक पक्ष बताया उन्होंने, और
भारतीय समाज के विभिन्न पक्ष भी उन्होंने रखे हैं। कौन कौन से भारतीय समाज के विभिन्न पक्ष, जैसे भारतीय संस्कृति, समाज का सिद्धांत, आर्थिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक व्यवहार, व्यक्तित्व, समाज और मूल्य, समुदायों की निरंतरता, सामाजिक परिस्थिति, नगरीय सामाजिक समस्याएं। इस तरह से आपने देखा कि समाजशास्त्र के समाजशास्त्र के जो प्रणेता हैं भारतीय समाजशास्त्र कहे जाते हैं, लेकिन जी.एस. घुरियो को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। पहले राधाकमल मुखर्जी को कहा जाता था, परंतु अब जी.एस. घुरियो को कहा जाता है। तो इस तरह से आपने राधाकमल मुखर्जी के बारे में पढ़ा। राधाकमल मुखर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको मत भूलिएगा। इसमें आप रिवाइज कर लीजिए कि राधाकमल मुखर्जी का जन्म कब हुआ था। फिर से देख लेते हैं। राधाकमल मुखर्जी का जन्म आपने देखा कि राधाकमल मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में हुआ था। और आप देखें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने उनके सहयोगी डी.पी. मुखर्जी और मजूमदार भी थे। राधाकमल मुखर्जी की इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, उसके बाद में है द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, फिर है उसके बाद में है आपका मैन एंड हिज हैबिटेशन, रूरल इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। मैं जो टिक लगा रही हूँ उसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको आप याद कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायनेमिक ऑफ मोरल, इंटरकास्ट टेंशन, फिर रेस, लैंड एंड फूड, फिर सोशल स्ट्रक्चर और वैल्यूज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। इस तरह से इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं। अब आप देखें कि इन्होंने कहाँ कहाँ भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में उन्होंने बताया है। उसके बाद में इन्होंने समाज का सिद्धांत बताया है। सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा उन्होंने दी है। सार्वभौमिक सभ्यता कैसी होती है? जैविक विकास के द्वारा, सार्वभौमिकीकरण और आध्यात्मिक पक्ष के द्वारा। इस तरह से उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के निर्माण करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज का सिद्धांत, व्यक्तित्व, समाज, समुदायों की निरंतरता, सामाजिक परिस्थितियाँ, नगरीय सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन उन्होंने किया है। इस्लाम का भी उन्होंने अध्ययन किया है। गरीबी का एक बात महत्वपूर्ण ये है कि इन्हें गरीब मुखर्जी भी कहा जाता है। राधाकमल मुखर्जी को गरीब मुखर्जी कहा जाता है। गरीब मुखर्जी। गरीब मुखर्जी कहा जाता है राधाकमल मुखर्जी को। आप ये बात नोट कर लीजिएगा। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप बताइएगा कमेंट करके। और आपको यदि और भी कोई वीडियो या कोई भी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तो उसके बारे में भी आप उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।